एक बारी फिर से आपका स्वागत करता हूँ। दिल्ली आर्ट्स वाले चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हम बात करेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे और चैप्टर नंबर 1। तो इस चैप्टर का जो नाम है दो ध्रुवीयता का अंत है और हम पूरी तरीके से न्यू सिलेबस के आधार पर यानी कि 2024 के पैटर्न के आधार पर ही इसकी जो है शुरुआत करेंगे। और पुराने एडिशन की अगर बात करें तो इस चैप्टर का जो है पुरानी बुक में जो है चैप्टर नंबर 2 है, लेकिन नई बुक में क्या कर दिया गया है, चैप्टर नंबर 1 बना दिया गया है। तो आइए चलते हैं, चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो पहला जो टॉपिक हमारा रहने वाला है टॉपिक 1, बर्लिन की दीवार। साइड में ये इमेज है, यही क्या है, बर्लिन की दीवार है यूरोप में। तो बर्लिन की दीवार जो थी किस चीज़ का प्रतीक मानी जाती है, तो यह दीवार जो है पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया का जो है प्रतीक मानी जाती है। इस दीवार को जो है 1961 में बनाया गया था और ये जो है यूरोप को दो हिस्सों में बांटती है, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप। पश्चिमी जर्मनी कह लो या पूर्वी बर्लिन कह सकते हैं। और यह दीवार की जो लंबाई थी वो 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी थी और यह दीवार जो है 28 वर्षों तक खड़ी रही और आखिरकार जनता ने क्या करा, इसे 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया गया। इस दीवार को जो है जर्मनी के लोगों द्वारा, बर्लिन के लोगों द्वारा इस दीवार को जो है 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया गया था। अब इसमें जो है एग्ज़ाम में हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी, तो याद रखना पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया का प्रतीक थी। ठीक है, इसको बनाया गया था 1961 में। यह दीवार जो थी 150 किलोमीटर तक लंबी थी और ये जो है दीवार 28 वर्षों तक खड़ी रही थी और इस दीवार को वहाँ की जनता के द्वारा 9 नवंबर 1989 को गिरा दिया गया था। आइए अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक के ऊपर। तो जो हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है उस टॉपिक का नाम है सोवियत प्रणाली क्या थी। तो सोवियत प्रणाली क्या थी, तो सोवियत प्रणाली का अर्थ जो है, जैसे ही सोवियत प्रणाली आपसे पूछा जाए तो आपका सीधा माइंड जाना चाहिए कि हमें केवल सोवियत संघ की अच्छाई के बारे में बताना है। तो पहला जो पॉइंट है समाजवादी सोवियत गणराज्य, ये यूएसएसआर की फुल फॉर्म है, समाजवादी सोवियत गणराज्य। रूस में 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद जो है अस्तित्व में आया था और यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी। याद रखना 1917 में जो है रूस की क्रांति हुई थी और यह क्रांति किसके लिए करी गई थी, पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में करी गई थी। सोवियत संघ में शुरुआत से ही क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन रहा। वहाँ पे एक पार्टी सिस्टम था और वहाँ पे स्टार्टिंग से ही क्या हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी ने जो है प्रॉपर तरीके से शासन करा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा और सोवियत संघ की संचार प्रणाली काफ़ी उन्नत थी, यानी कि अच्छी थी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था, ये एक महाशक्ति के रूप में उभरा था और इससे पहले जो थी अमेरिका थी। इसके पास जो है विशाल ऊर्जा संसाधन था जिसमें खनिज तेल, लोहा और इस्पात तथा मशीनरी उत्पादन भी क्या करा गया था, शामिल करा गया था। सोवियत संघ का सकल घरेलू उत्पादन भी बहुत उन्नत था और पिन से लेकर कार तक का ये जो था घर में ही आविष्कार करता था और इन्हीं वजह से क्या था, वहाँ पे बेरोजगारी नहीं थी सोवियत संघ में। सरकार बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें मसलन स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, बच्चों की देखभाल तथा लोक कल्याण की अन्य चीज़ें रियायती दर पर क्या करती थी, कम रेट पर जो है इनको मुहैया करवाती थी। तो इसी को जो है हम सोवियत प्रणाली के नाम से जानते हैं। और याद रखना जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा सोवियत प्रणाली क्या थी, तो सोवियत प्रणाली में हमें केवल सोवियत संघ की अच्छाई बतानी है। तो चलते हैं हम अगले टॉपिक पे। तो अगला जो टॉपिक हमारा रहने वाला है उस टॉपिक का नाम है गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। यानी कि गोर्बाचेव कौन था और गोर्बाचेव के आने से ऐसा क्या हुआ कि ये सोवियत संघ जो महाशक्ति थी किस तरीके से इसका विघटन हुआ। विघटन मतलब होता है ख़त्म हो जाना, किसी शक्ति का क्या हो जाना, ख़त्म हो जाना। तो आइए देखते हैं। तो मिखाइल गोर्बाचेव 1980 के दशक के मध्य में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे। यहाँ पे जो है 1980 के दशक की बात करी गई है और अगर आपसे टाइम पीरियड पूछा जाए
तो मिखाइल गोर्बाचेव जो थे 1985 में, सन 1985 में क्या थे, वहाँ के कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे। उन दिनों जब मिखाइल गोर्बाचेव वहाँ के महासचिव बने तो उस टाइम पे जो था, उन दिनों पश्चिम के देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति चल रही थी। गोर्बाचेव ने पश्चिम के देशों के साथ संबंध को सामान्य बनाने और सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने और वहाँ सुधार करने का फैसला किया। जब ये वहाँ पे महासचिव बने तो इन्होंने एक निर्णय लिया कि मैं पश्चिमी को देशों के साथ क्या करूँगा, सोवियत संघ को बराबर ले जाने की कोशिश करूँगा। गोर्बाचेव ने जो है पेस्ट्रोइका यानी कि पुनर्रचना और ग्लासनोस्तन यानी कि खुलेपन के आर्थिक और राजनीतिक सुधार की जो थी शुरुआत की, और अमेरिका के साथ इसने क्या करा, हथियारों के ऊपर रोक लगाई। क्यों? क्योंकि ये पश्चिमी के देश के साथ बराबरी करना चाहता था, इसलिए उसने क्या करा, हथियारों की जो होड़ चल रही थी उसको बंद कर दिया, रोक लगा दी उसके ऊपर। सोवियत संघ की जनता ने अपनी सरकार और सोवियत नियंत्रण का विरोध करना शुरू कर दिया। यानी कि वहाँ की जो सरकार थी, जो पॉलिसी इसने अपनाई थी गोर्बाचेव ने, वहाँ के लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, इसकी विचारधारा का विरोध करना शुरू कर दिया। इससे सोवियत संघ के विघटन की गति क्या हो गई, तेज हो गई। और गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक, राजनीतिक और सुधार और लोकतांत्रिकरण की नीति चलाई। इन सुधार नीतियों का कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा क्या करा गया, विरोध किया गया। यानी कि सबसे पहले इन्होंने क्या करा था, जनता ने जो है इसका विरोध करा, लेकिन उसके बाद जो है जब इसने आर्थिक और राजनीतिक और लोकतांत्रिकरण की नीति में सुधार करना शुरू करा तो कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य ने ही क्या करना शुरू कर दिया, कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ना शुरू कर दिया। और इसमें जो है येल्त्सिन ने इस तख्तापलट के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे नायक की तरह उभरे थे। और 1991 दिसंबर में येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी थी। इन्हीं सब के कारण क्या हुआ, 1991 में जो है सोवियत संघ जैसी एक बड़ी महाशक्ति जो है एकदम से गायब हो गई, यानी कि डिसइंटीग्रेशन हो गया। यहाँ पे जो है आपको लीडर्स दिखाए गए हैं कि सोवियत संघ के प्रमुख नेताओं के नाम ये पेपर में पूछे भी जाते हैं। जैसे सोवियत संघ के पहले नेता का क्या नाम था, तो याद रखना व्लादिमीर लेनिन। वहाँ पे जो सबसे पहले शासन करा था व्लादिमीर लेनिन ने करा था। उसके बाद जो है मिखाइल गोर्बाचेव आए 1985 में, यहाँ पे कार्यकाल दिया गया 1985 से 1991 में। और जैसे मिखाइल गोर्बाचेव के टाइम तक जो है इसको सोवियत संघ के नाम से जाना गया। और रूस के जो पहले प्रेसिडेंट बने थे बोरिस येल्त्सिन बने थे। यहाँ पे इसका टाइम ड्यूरेशन दिया गया 1991 से 1999 तक, ये ज़रूर याद रखना। ये आपके सामने लीडर्स दिए गए हैं। आइए चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो है सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। अब हम बात करेंगे कि सोवियत संघ का विघटन हुआ क्यों, क्या रीज़न, ऐसे क्या रीज़न्स हुए कि एक बड़ी महाशक्ति अचानक से गायब हो गई। तो देखते हैं। सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 साल तक शासन किया और यह पार्टी अब जनता के प्रति जवाबदेही नहीं रही। यानी कि एकल पार्टी यहाँ पे सिस्टम था। सोवियत संघ में एक ही पार्टी लीड कर सकती थी, वो भी कम्युनिस्ट पार्टी। दूसरी पार्टी यानी कि अपोजिशन का कोई सहारा नहीं था। तो इसी चीज़ से लेकर क्या हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी से लोग बोर हो गए, या कम्युनिस्ट पार्टी जो है लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहा था। जिस तरीके से लोग चाहते थे, बदलाव चाहते थे, वो चीज़ पूरा नहीं कर पा रहा था। पहला रीज़न ये हो जाएगा। दूसरा है सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया और यह प्रणाली सत्तावादी होती गई और नागरिकों का जीवन क्या होता चले गया, कठिन होता चला गया। दूसरी रीज़न में क्या बताया कि सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा काफ़ी जस गया, जो है जीवन, नागरिकों का जीवन जो है इसने काफ़ी कठिन कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, सोवियत संघ ने नागरिकों से लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की भी आज़ादी क्या कर ली थी, छीन ली थी, जिससे क्या हुआ, जनता जो है काफ़ी विरोध में आ गई। सोवियत, और यहीं पे अगर बात करें तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है कि लोग जो है अपने विचारों को प्रकट कैसे करती है।
कुछ बोल के करते हैं, कुछ पोस्टर के माध्यम से करते हैं, कुछ लिख के करते हैं, कुछ स्पीच के माध्यम से करते हैं। यानी कि हम अपने आप को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम अभिव्यक्ति की आज़ादी बोलते हैं। वो भी क्या कर ली सोवियत संघ ने के नेताओं ने वहाँ से लोगों से छीन ली। वो सोवियत संघ ने 1979 में अफ़गानिस्तान में हस्तक्षेप करा। इससे सोवियत संघ की व्यवस्था और भी कमज़ोर हो गई। यानी कि 1979 में जब सोवियत संघ की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, लेकिन उसके बावजूद भी इसने 1979 में अफ़गानिस्तान में क्या करा, हस्तक्षेप करा। ये भी जो है एक कारण माना जाता है सोवियत संघ के विघटन का। इसके बाद अगला पॉइंट है हथियार और सैन्य पर ज़्यादा खर्चा करना। यानी कि जो सोवियत संघ था वो हथियार और सैन्य पर ज़्यादा खर्चा कर रहा था, जिसकी वजह से वो लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहा था। ये भी एक बड़ा रीज़न निकल के आता है। लेकिन हुआ ये 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव जो है, यहाँ पे एक गलती कर रखी है गोर्बाचेव में, कोई नहीं, तो 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ में सुधार करने आया था, लेकिन लोगों ने उसकी नीतियों का क्या कर दिया, विरोध कर दिया। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, 1990 में कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य यानी कि उसके खुद के मेंबर्स के द्वारा ही उसको सपोर्ट नहीं मिला और पार्टी को छोड़ना शुरू कर दिया, जिसके कारण ये डेट याद रखना 25 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। इन्हीं कारणों की वजह से जो है सोवियत संघ को विघटन का सामना करना पड़ा। चलते हैं हम अगले टॉपिक के। हमारा जो अगला टॉपिक रहने वाला है वो है विघटन की परिणतियाँ। विघटन की परिणतियाँ की अगर बात करें तो यहाँ पे 3 परिणतियाँ रही हैं, देखते हैं। तो सोवियत संघ को जो है दूसरी दुनिया के नाम से भी जाना जाता था, याद रखना। पहली दुनिया के नाम से अमेरिका को जाना जाता है, दूसरी दुनिया के नाम से सोवियत संघ, यानी कि अमेरिका ने बनाया था नाटो, दूसरी दुनिया ने बनाया था वार्सा पैक्ट, और तीसरी दुनिया जो है नैम के सदस्य यानी कि गुटनिरपेक्षता के सदस्यों को तीसरी दुनिया के नाम से भी जाना जाता है। ये एग्जाम में आता है, याद रखना है। तो सोवियत संघ की दूसरी दुनिया और पूर्वी यूरोप की समाजवादी व्यवस्था के पतन के परिणाम विश्व राजनीति के लिहाज से गंभीर रहे और इसे मोटे तौर पर 3 प्रकार के दूरगामी परिवर्तन हुए। आइए देखते हैं कौन कौन से हुए। तो पहले दूसरी दुनिया के पतन का एक परिणाम शीत युद्ध के दौर के संघर्ष की समाप्ति हुई। यानी कि हमारा जो शीत युद्ध का दौर था वो समाप्त हुआ। शीत युद्ध का दौर हमारा 45 से लेकर 91 तक चला। ठीक है, ये ख़त्म हुआ। शीत युद्ध के समाप्त होने से हथियारों की होड़ भी समाप्त हो गई और एक नई शांति की संभावना का जन्म हुआ। ठीक है, इसके बाद जो है देखते हैं दूसरा क्या बता रहा है। दूसरा यह है कि विश्व राजनीति में शांति संबंध बदल गए और इस कारण विचार और संस्थाओं के अपेक्षित प्रभाव पर भी बदलाव आए और एक ध्रुवीय विश्व यानी कि अमेरिका अकेली महाशक्ति बन बैठा। पहले दो ध्रुवीय विश्व था, लेकिन जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ है वहीं से क्या हुआ, पावर जो है किसके हाथ में चली गई, अमेरिका के हाथ में चली गई। और अमेरिका की ताकत और प्रतिष्ठा की सह पाने से अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभुत्वशाली अर्थव्यवस्था बन गई। तीसरी अगर बात करें तो यह है कि सोवियत संघ के अंत का एक अर्थ था नए देशों का उदय। यानी कि जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ तो वहाँ से क्या हुआ, नए देशों का उदय हुआ और इन सभी देशों को स्वतंत्र पहचान और पसंद है। और इसमें से कुछ देश खासकर बाल्टिक और पूर्वी यूरोप के देश यूरोपीय संघ से जुड़ना और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो का हिस्सा भी बनना चाहते थे। यानी कि जो सोवियत संघ के खेमे में जो देश थे वो क्या चाहते थे, वो नाटो के सदस्य बनना चाहते थे। और जिस तरीके से यहाँ पे सोवियत संघ का विघटन हुआ उसके बाद ये क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए और इनकी मतलब अपनी मन पसंदीदा या जो भी किसी भी सदस्य देश या किसी में भी शामिल होने की इनको क्या मिल गई, फ्रीडम मिल गई। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है उस टॉपिक का नाम है साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी। यानी कि साम्यवादी शासन की अगर बात करें तो ये साम्यवादी शासन जो था, जब सोवियत संघ था तब उसने क्या कर रखा था, साम्यवादी शासन व्यवस्था को अपना रखा था। तो यही बोलना चाहता है कि साम्यवादी शासन के बाद यानी कि विघटन के बाद
शॉक थेरेपी। तो आइए देखते हैं। तो साम्य शॉक थेरेपी की अर्थ की अगर बात करें तो शॉक थेरेपी का अर्थ यहाँ पे दिया गया है आघात पहुँचाकर उपचार करना, यानी कि किसी को थप्पड़ मार के चोरी करना या किसी के चोट मार के उसका इलाज कराना। साम्यवाद के पतन के बाद पूर्व सोवियत संघ समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिकरण पूंजीवादी व्यवस्था पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवादी की ओर क्या करना शुरू कर दिया, संक्रमण, यानी कि अपने आप को बदलाव करा। ठीक है, यानी कि शॉक थेरेपी में क्या है, उन्होंने क्या करा, रूस ने साम्यवादी व्यवस्था को छोड़ दिया और फिर किस में ट्रांसफॉर्मेशन करना शुरू करा, पूंजीवादी व्यवस्था में। इसी के लिए उन्होंने क्या करा, शॉक थेरेपी को अपनाया। और शॉक थेरेपी का अर्थ क्या होता है, आघात पहुंचाकर उपचार करना कहा गया है। हर देश को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर पूरी तरह मुड़ना था, यानी कि लोग पहले से ही चाहते थे कि हम क्या करेंगे, साम्यवादी शासन में तो कुछ नहीं है, हम साम्यवादी शासन को छोड़ के और हमें पूरी तरीके से डेवलप होना है तो हमें पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाना पड़ेगा। इसका मतलब था सोवियत संघ के दौर की हर संरचना से पूरी तरह निजात पाना, यानी कि पूंजीवादी व्यवस्था में जाने का मतलब था कि पूरी तरीके से निजात पाना, यानी कि छूट पाना। सोवियत संघ की जो भी नीतियाँ रही उसको छोड़कर जो है हम नई नीतियों को जो है अपनाना चाह रहे थे रूस के लोग। शॉक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता थी कि मिल्यकत का सबसे प्रभावी रूप क्या था, निजी स्वामित्व, यानी कि यहाँ पे सार्वजनिक की बात नहीं करेगा, यहाँ पे निजी स्वामित्व की बात करेगा, प्राइवेट सेक्टर की बात करेगा। शॉक थेरेपी से पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए वित्तीय खुलापन, मुद्रा की आपसी परिवर्तनीयता और मुक्त व्यापार की नीति महत्वपूर्ण मानी गई है। यानी कि यहाँ पे खुलापन होता है, मुद्रा का ज़्यादा परिवर्तनीयता होता है और मुफ्त व्यापार की नीति को जो है अपनाया जाता है किसके अंदर, शॉक थेरेपी के अंदर। तो इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है शॉक थेरेपी के परिणाम, यह एग्ज़ाम पर्पज से बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आइए देखते हैं। तो 1990 में क्या करा गया था, शॉक थेरेपी को अपनाया गया था, जनता को उपभोग के उस आंदोलक तक नहीं ले गई जिसका उसने वादा किया था। यानी कि शॉक थेरेपी जो अपनाई गई थी रूस में, वो इसलिए अपनाई गई थी कि हम पूंजीवादी में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से पश्चिमी के देशों के साथ बराबरी कर लेंगे। लेकिन इसका प्रभाव जो पड़ा रूस के ऊपर वो काफ़ी उल्टा पड़ा। दूसरा पॉइंट जो है, शॉक थेरेपी से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था क्या हो गई, तहस नहस हो गई और इस क्षेत्र की जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। यानी कि शॉक थेरेपी के परिणाम जो है सोवियत संघ रूस के ऊपर जो है नेगेटिव इम्पैक्ट डाले। और आप ये याद रखना, पॉइंट्स वाइज दिए गए हैं और अपने एग्ज़ाम में जो है इसी तरीके से पॉइंट्स को डिस्क्राइब करना है। हमारा जो तीसरा पॉइंट है, लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों यानी कि कंपनियों को बेचा गया। ठीक है, क्या हुआ, जो यहाँ पे जो है इन्होंने ब्याज लिया था, लोन लिया था, उसकी जो लोन लिया था उसकी दरें बढ़ती चली गई, जिस कारण से क्या हुआ, लोगों को उस ऋण को पूरा करना था तो 90% उद्योगों को क्या करना पड़ा, निजी हाथों में बेचना पड़ा। और इसी को जो है इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल के नाम से जाना जाता है। यानी कि शॉक थेरेपी को इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखना। रूस की मुद्रा की अगर बात करें तो रूस की जो मुद्रा थी वो रूबल थी, के मूल्य में भी क्या हुआ, नाटकीय ढंग से गिरावट आई और मुद्रास्फीति इतनी ज़्यादा बढ़ी कि लोगों की जमा पूंजी क्या होती चली गई, जाती चली गई। एक देश के लिए तब खतरा उत्पन्न हो जाता है जब उसकी खुद की देश की ही क्या हो जाए, मुद्रा समाप्त हो जाए। तो वही चीज़ क्या हुआ, शॉक थेरेपी को अपनाने से जो है रूस के अंदर हुआ। अगला जो पॉइंट है हमारा, सामूहिक खेती की प्रणाली समाप्त हो चुकी थी। यानी कि हमने सोवियत संघ की जो साम्यवादी व्यवस्था थी वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी थी और लोगों को अब खाद्यान्न की सुरक्षा मौजूद नहीं हो रही थी। यानी कि लोगों के पास खाने के लिए चीज़ें भी नहीं थी, खेत भी नहीं थे। कई देशों में माफिया वर्ग यानी कि
जराइमा पेशा लोग उभरे और उसने अधिकतर आर्थिक गतिविधियों को अपने नियंत्रण में ले लिया। यानी कि माफिया वर्गों का भी यहाँ पे क्या हुआ, शॉक थेरेपी के दौरान जो है परिणाम में उनका भी उदय देखा गया है। तो आज की जो वीडियो है यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। और यहाँ पे जो है हमने पैटर्न के अनुसार बात करी है। जैसे यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 टॉपिक 2023 में दिए गए हैं। चैप्टर का जो नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। तो सबसे पहले टॉपिक हमने करा सोवियत प्रणाली करा, उसके बाद हमने गोर्बाचेव और विघटन करा कि गोर्बाचेव किस तरीके से आया और सोवियत संघ का खात्मा किस तरीके से हुआ। तीसरा जो टॉपिक हमने करा है सोवियत संघ के विघटन के कारण और परिणाम। उसके बाद हमने शॉक थेरेपी और इसके परिणाम करे हैं। जो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा उसमें हम बात करेंगे विश्व राजनीति में नई संस्थाएं। वहाँ पे हम रूस के बारे में बात करेंगे, बाल्कन राज्य के बारे में बात करेंगे और मध्य एशियाई राज्यों के बारे में बात करेंगे। रूस और समाजवाद के बाद भारत के अन्य राज्यों के साथ जो है क्या क्या संबंध रहे, उसी के ऊपर जो है हम बात करेंगे। यानी कि मेरा जो मेन पर्पस है वीडियो बनाने का, हम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है अपने आप को लेके चलेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब।